आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है समझते हैं। आवेश की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। तो परमाणु के बारे में आप लोग क्या जानते हो, कोई भी जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है ना। किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। और परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हो आप लोग, नाभिक, है ना, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं, उदासीन कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सभी लोग जानते हो। 11th में आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हो तो परमाणु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक परमाणु के बारे में, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणु से बना होता है, ठीक है। तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन अनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो अनावेशित कण होता है या उदासीन कण बोलेंगे आप उसको। और जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। यह आपको मालूम है सभी को, इस तरह से क्लियर है सबको, इतनी बात मालूम है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको E प्लस, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको आप E माइनस से दिखाते हैं, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसको आप E प्लस से या P प्लस से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर यह बात होती है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, आपको मालूम है 2, 8, 18 इस तरह से भरे होते हैं। तो यहां पर 2, फिर यहां पर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 2, 8, 8, 18, 32, 50 ये क्रम आपका चलता है ना। हम उस पर नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हमको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु की केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं, उदासीन कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं वो नाभिक के द्वारा क्या होंगे, प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब क्यों बंधे होंगे, प्रोटॉन धनात्मक कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्योंकि हमने कल ही पढ़ चुका है कि विजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, बताइए, विजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो सीधी सी बात है, नाभिक में प्रोटॉन P पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होंगे, समीप होंगे, नजदीक होंगे, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा क्या होंगे, प्रबल आकर्षण बल से क्या होंगे, बंधे होंगे। और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल का मान भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। सीधी सी बात है, जो पास में रहेगा उसको आप ज्यादा आकर्षित करेंगे, जो दूर रहेगा उसको आप कम आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं या इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल का मान भी क्या होता जाता है, कम होता है। और अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम बाह्यतम कोश कहते हैं, उस बाह्यतम कोश या बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान सबसे क्या होता है, कम होता है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर ले, या हम अगर इसको हम बाह्यतम कक्षा मान लेते हैं, बाह्यतम कोश मान लेते हैं, तो इस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे कम है, फिर भी तो ये इसके चारों ओर क्या कर रहा है, बताइए, इसके चारों क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या ये इस कक्षा को छोड़कर बाहर आ चुका है क्या, बताइए। ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़कर बाहर आ रहा है क्या अभी, यस और नो, बोलिए।
अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश में, इसने अभी इस परमाणु की कक्षा को छोड़ा है, निकल कर आ गया कि बाहर नहीं आया, अभी भी वो क्या कर रहा है? हाँ, आकर्षण बल का मान क्या है? कम है ना। अब सीधी सी बात है, ये पास में है तो ज्यादा आकर्षण है, दूर है तो कम आकर्षण है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना। घर में आप लोग के घर में अगर मान के चलो मम्मी पापा का बहुत ज्यादा दबाव है, तो क्या आप उनके विरुद्ध जा सकते हो? क्या नहीं जा सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रबल आकर्षण बल से क्या है? बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो बाह्यतम कोश में है उसके माता पिता तो बहुत दूर है, ठीक है। तो अब क्या होगा? उस पर जो लगने वाला दबाव है या आकर्षण बल है या प्रभाव है माता पिता का, वो थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप घर में है तो ज्यादा प्रभाव है, अगर आप पढ़ने चले गए बाहर तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ठीक है। तो इस पर सीधी सी बात है, प्रभाव कम होगा। अच्छा, अगर प्रभाव कम है और अगर आपके पास में पैसा नहीं है, मान के चलो अभी अगर आपके पास में 50 रुपए हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अपने ही शहर में क्या करेंगे? किसी होटल में जाएंगे और थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी ऊर्जा मिल जाए, आपको 50 की जगह क्या हो जाए? आपको 5000 रुपये मिल जाए, तो क्या होगा? फिर तो आप उड़ने लगोगे, है ना। बोलोगे नहीं, अपने को तो ये शहर, छोटा सा शहर लालबर्रा तो हमारे लिए बना ही नहीं है, हम तो भोपाल जाएंगे या इंदौर जाएंगे या, है ना, देखते हैं थोड़ा बॉम्बे वॉम्बे से घूम के आते हैं, ठीक। तो वैसे यहाँ पर ये जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, जैसे आपको पैसे मिल जाए, तो आप अपने शहर को छोड़कर बड़े शहर की ओर क्या करने लगोगे? उड़कर जाने लगोगे। वैसे ही इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी ऊर्जा बाहर से मिल जाए, कमरे के ताप से मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस बाह्यतम कोश को छोड़कर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये निकला हुआ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये आवेश की उत्पत्ति के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। आवेश उत्पत्ति हेतु जिम्मेदार, आवेश उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार यही है। इसी के कारण, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश की क्या होती है? आवेश की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गई बात सभी के? यस और नो? बोलिए। ठीक, ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, यही आवेश की उत्पत्ति के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई। यहां से लेकर जितनी भी मैंने कहानी बताया, ये सब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश की क्या होती? उत्पत्ति होती है। ये मैं समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा था। एक बार फिर से देखें आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या, कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं तथा उदासीन कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E- से और प्रोटॉन पर आवेश को E+ से या P+ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं वो नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और अंतिम कक्षा या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। अब यदि इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी ऊर्जा मिल जाए, बाहर से थोड़ी भी ऊर्जा यदि इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। और इस बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश की उत्पत्ति के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इज इट क्लियर? यस और नो? आवेश उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? ये तो अपने को पता चल गया। कौन है जिम्मेदार? मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। लेकिन आखिर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करता क्या है? क्या हो जाता है ना? तो हम अब यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, घर्षण विद्युत की व्याख्या कर रहे हैं।
इसकी व्याख्या कर रहे हैं हम, घर्षण विद्युत की व्याख्या, घर्षण विद्युत की व्याख्या कि आखिर ये जो घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है, आवेश जो उत्पन्न होता है, वो आखिर कैसे होता है और क्या हो जाता है जिस कारण से हम उसको धनात्मक आवेश बोलने लगते हैं और ऋणात्मक आवेश बोलने लगते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, घर्षण विद्युत की व्याख्या हम करने वाले हैं। घर्षण विद्युत की व्याख्या में हम बोलते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाते हैं, दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाते हैं, दूसरी वस्तु में। इसका मतलब यह है कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती होगी, त्यागती होगी, और दूसरी वस्तु क्या करती होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती होगी। सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो क्या हो रहा है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, केमिस्ट्री में पढ़े हो आप लोगों ने, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन में परिवर्तित हो जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम परमाणु की बात नहीं कर रहे, वस्तुओं की बात कर रहे हैं। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनायन में धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, और हम उसको धनावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। और इस प्रकार दो विजातीय आवेशों के उत्पन्न होने की जो घटना है इसको हम विद्युतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, विद्युतीकरण। तो हमको जो लाइनें लिखनी है घर्षण विद्युत की व्याख्या, हमको बस इतनी लिखना है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है धनावेशित हो जाती है, यह धनावेशित कहलाती है, और वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ऋणावेशित कहलाती है। इस प्रकार दो विजातीय आवेश, अलग अलग आवेश उत्पन्न होने की जो घटना है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युतीकरण कहते हैं। ये तो हो गई बोल बच्चन वाली बात है ना, कि हमको लिखना क्या है, बोलना क्या है। लेकिन एक्चुअल में धनात्मक आवेश आता कैसे है, ऋणात्मक आवेश आता कैसे है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, तब बात समझ में आएगी कि आखिर क्या हुआ। यस, देखिए आप लोगों ने NaCl तो पढ़ाई होगा, पढ़ा है NaCl? किसका सूत्र है ये बताइए। तो NaCl किसका सूत्र है, किसी को नहीं मालूम? क्या बोलते हैं इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग? हाँ बिल्कुल, नमक है ना। तो NaCl आप लोग अगर इसका आप क्या करते हो, अभिक्रिया या इसको आप क्या करते हैं, आयनों में तोड़ते हो तो Na+ बनता है, और प्लस क्या बनता है, Cl- बनता है। मालूम है इतना आपको? इतना ज्ञान तो होगा ना केमिस्ट्री का। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर आपको इसी के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर इस Na पर प्लस क्यों आया और Cl पर माइनस क्यों आया, और कैसे वस्तु धनावेशित कहलाती है, क्यों कहलाती है, और कोई वस्तु यदि ऋणावेशित है तो क्यों कहलाती है। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, हम पहले इसको सोडियम को, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए? 11, बिल्कुल है ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम के परमाणु क्रमांक यदि इसका 11 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 क्या होंगे इसमें बताइए? प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। जैसे सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटॉन होंगे। क्लियर दैट? अच्छा, इसका मतलब ये परमाणु जो है ये है तो इसमें अलग अलग आवेश, धनात्मक वाले भी हैं, ऋणात्मक वाले भी हैं, लेकिन इसका धन है ये +11 है, सॉरी -11 है, और ये +11 है। तो सीधी सी बात है, धनात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और इस पर आवेश क्या होगा? 0 होगा। तो कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युत रूपेण क्या होता है? उदासीन होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं
जितने धनात्मक कण हैं उतने ही ऋणात्मक कण हैं, और ये धन और ऋण क्या कर देते हैं, एक दूसरे के आवेश को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस तरह से परमाणु जो होता है वो विद्युत रूपेण उदासीन होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, परमाणु को विद्युत रूपेण उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत रूपेण उदासीन हो गया। ठीक, चलो ठीक है, ये तो बात हो गई उदासीन है अभी। लेकिन अब अगर मान के चलिए हमने सोडियम का परमाणु जिसका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पढ़े हैं आप लोगों ने। बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने इस एक इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, अब अष्टक पूरा करने के लिए मुझे बताइए, ये सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे बताइए उसके लिए क्या आसान होगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान होगा कि 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना आसान होगा? बोलिए। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है भाई, 7 लेने से अच्छा है एक दे दिया जाए, है ना। अष्टक पूरे करने के लिए 7 चाहिए, अब 7 किससे मांगेगा वो, तो एक क्या करेगा, वो दे देगा, तो उसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, सीधी सी बात है। तो इस सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। अब सीधी सी बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, त्यागने वाला है। तो अब इसके बाद में मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, बोलो। 2s2, 2p6, 10 रहेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब मुझे बताइए, अभी मैं आवेश लगाऊंगा, इस पर प्लस आएगा माइनस आएगा बताते। सोडियम के पास में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मुझे बताइए प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन का लेन देन हुआ क्या, बोलिए? नहीं। मतलब प्रोटॉन कितने? 11 है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11 की 11 ही बनी हुई है। तो मुझे बताइए प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। और प्रोटॉन पर आवेश क्या, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो मुझे बताइए जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसकी सरकार बननी चाहिए कि जिसकी संख्या कम होती है उसकी बननी चाहिए? कल ही बंगाल का रिजल्ट आया, बंगाल चुनाव का। बोलो, सरकार किसकी बनती है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है। यस, बात समझ में आ रही है? हाँ, अब मुझे बताइए यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, सरकार किसकी बननी चाहिए? प्रोटॉन की बननी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की बननी चाहिए? प्रोटॉन की बननी चाहिए, बिल्कुल। और अगर प्रोटॉन की बननी चाहिए तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस, ठीक है। इसलिए यहां सरकार किसकी बनेगी, किसकी बनेगी, प्लस की कि माइनस की? प्लस की बनेगी। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा रहती है, और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है इसलिए उसके आवेश का प्रभाव ज्यादा होता है। और चूंकि एक प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए एक आवेश यहां पर लग जाता है, ठीक है। इसलिए Na+ बनता है। क्लियर दैट सभी को? यस और नो? राइट? हाँ, सरकार जिसकी संख्या ज्यादा उसकी सरकार बनेगी, उसका प्रभाव होगा, उसका राज चलेगा, और राज चलेगा प्रोटॉन का, और प्रोटॉन पर आवेश होता है धन, इसलिए यहां धन आया। अगर, और यहां एक ही प्लस क्यों आया, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। अगर 2 प्रोटॉन ज्यादा होते तो क्या होता, 2+ लग जाता। समझ में आई बात? समझ में आ रही कि नहीं बात? अगर 2 प्रोटॉन ज्यादा होते तो 2+ लगता, Na2+, लेकिन Na2+ होता ही नहीं, Na+ ही होता है। कभी हमने Na2+ लिखा ही नहीं है आज तक, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना, बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो। ठीक, तो ये हो गया Na पर प्लस कैसे आया। तो Na जो होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, धनावेशित कहलाएगा। अब बात करते हैं Cl की। Cl क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, मालूम है आपको?
परमाणु क्रमांक 17 है तो 1s2, 2s2, 2p6। अच्छा, परमाणु क्रमांक 17 तो मुझे बताइए 17 ही क्या होंगे इसमें, 17 क्या होंगे इसमें बताइए, इलेक्ट्रॉन, और 17 ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। क्लियर है? फिर से 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, मतलब विद्युत रूपेण कैसा हो गया, वो उदासीन हो गया। उस पर कोई आवेश है क्या, अभी है क्या आवेश? Cl पर मैंने कोई आवेश लगाया क्या? नहीं लगाया, क्योंकि धन और ऋण दोनों की संख्या समान है। उनमें से जब डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस को देखेंगे और फिर उस पर प्लस लगाएंगे, है ना। अब हम इसका परमाणु क्रमांक लिख देते हैं। Cl का परमाणु क्रमांक 17, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये तो हो गया 10 और 3p5। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वाला अष्टक पूरा करने के लिए, है ना, वो 7 को देना पसंद करेगा कि एक लेना पसंद करेगा? लेना पसंद करेगा। 7 क्यों देगा भाई, जब उसको एक की आवश्यकता है तो एक लेगा वो, और वो जब एक लेगा तो सीधी सी बात है, अब इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो जाएगा। और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, कितने हो गए, 8 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो मुझे बताइए इस स्थिति में प्रोटॉन कितने बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने बताइए, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? अरे 17 थे पहले ना, 17 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18। और प्रोटॉन कितने हैं बीबी बताइए? 17 के 17 ही प्रोटॉन है, राइट। तो अब मुझे बताइए संख्या किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, माइनस होता है। तो माइनस वालों की संख्या ज्यादा है, प्लस वालों की संख्या कम है, तो अब सरकार किसकी बनेगी, प्लस की माइनस की? माइनस की। इसलिए यहां पर Cl के ऊपर क्या आएगा, एक माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋण आवेशित कणों की संख्या धनावेशित कणों की संख्या से ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उस पर आवेश धनात्मक ऋणात्मक होता है, इसलिए इस ऋण को हम यहां लगा देते। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो 2 ऋण लगाते, Cl-2 लिखते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसने। ठीक है, तो अब बात समझ में आ रही है कि आखिर Na पर क्यों आया और Cl पर माइनस क्यों आया। इज इट क्लियर, यस और नो? बोलिए। तो अब देखो मैं फिर से वहां पर लेकर आता हूं आपको। मैंने क्या बोला था कि जब 2 वस्तुओं को, तो मैं अब यहां सोडियम और क्लोरीन को रगड़ रहा हूं, मान के चलो, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। क्या हुआ होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा, और किसको दिया, क्लोरीन को दिया, जिससे इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो प्रोटॉन की संख्या बड़ी है, ज्यादा है, इसलिए इस पर क्या आ गया, धनात्मक आवेश आ गया। और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, जिससे वहां पर क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, ऋणायन में परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार 2 विजातीय आवेश उत्पन्न हो गए, एक Na+ और दूसरा Cl-, और इसी को क्या कहते हैं हम, विद्युतीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई है? बोलिए। किसी प्रकार से कोई दिक्कत? घर्षण विद्युत समझ में आ गया सबको, कैसे प्लस आता है, कैसे माइनस आता है, और प्लस आता है तो क्यों आता है, और माइनस आता है तो क्यों आता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और घर्षण विद्युत की व्याख्या।